तो अपन ने स्टार्ट किया था बेसिक से कि जैसे एक फैमिली है, वो एक फैमिली, हर एक फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं, हर सारी फैमिलीज में, है ना, हमारी हो आपकी, हम सब फैमिलीज में रूल्स होते हैं। अब जैसे हमारी फैमिली है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरी अकेली फैमिली है, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं। तो हर एक फैमिली, छोटी छोटी फैमिलीज, ठीक है, ये आप हो, ऐसे ही हो ना, 2 हाथ 2 पैर वाले, मैं भी ऐसे ही हूं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो एक फैमिली का एक ग्रुप हो गया, ऐसी एक और फैमिली होगी, उसका ग्रुप हो गया, ठीक है। तो मतलब आ कहाँ रहा हूं मैं भी, आप देखना, ठीक है। जैसे हमारी मतलब मेरी फैमिली है, इसका ग्रुप हो गया, ये आपकी फैमिली है, आपका ग्रुप हो गया, ऐसी और भी फैमिलीज होंगी, ठीक है। तो इन सारे ग्रुप्स को मिलाकर के जो बनती है उसको कहते हैं अपन सोसाइटी, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ठीक, उसको सोसाइटी कहते हैं। तो जैसे इस फैमिली के लिए रूल होंगे, सबसे नीचे लेवल पर फैमिली है, सबसे छोटी फैमिली है ना, कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्या, सबसे अगर मतलब सबसे नीचे लेवल पर देखें तो कौन होगा, फैमिली। फिर उससे बड़े लेवल पर ग्रुप ऑफ फैमिली हो गया क्या, अपना सोसाइटीज। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज है। तो जैसे फैमिली के लेवल पर कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, हमारे यहाँ पर भी है, रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना बेटा, है ना, फेस कवर करके जाया करो, है, ज्यादा बात नहीं किया करो, सीधे कोचिंग से आके घर ही आया करो, यहाँ वहां नहीं घूमा करो, कुछ ऊट पटांग नहीं खाया करो, जो लगे यहीं खा लिया करो। ऐसे अपन बना लेते हैं ना मम्मी पापा, अपनी मम्मी पापा से कभी कभी अपनी बोलने लगते हैं छोटे, अरे पापा कहाँ जा रहे हो यार, आप थोड़ा टाइम एज हो गई, घर पे बैठो, रिलैक्स करो। कभी हम बनाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। तो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। जैसे सोसाइटी के अंदर जो रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं जो इन सोसाइटी को चलाते हैं। अब सोसाइटी के लेवल पे बात करें तो हम बातें करें कि यार ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, आइडियल है कि भाई हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमें सिंपैथी होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कुछ रूल्स हैं। अगर हम इन रूल्स को वायलेट करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जैसे सोसाइटी के लेवल पर होंगे, बड़े लेवल पर, अगर अब क्योंकि सोसाइटी क्या है, पूरा इंडिया में अपन देखें तो कितनी सारी सोसाइटीज है, ठीक है, कहते हैं ना अपन यूनिटी इन डायवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सोसाइटी के लेवल पर जैसे रूल्स एंड लॉज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली कंट्री के लेवल पर अगर अपन देखें तो कंट्रीज के भी मतलब रूल एंड लॉस होंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं था कि भैया सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन को अपन क्या कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, ठीक है। तो ये सुप्रीम लॉ क्या कर रहा था कि ये बेसिकली ये क्या करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अभी अपन आगे यही देखेंगे इसमें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इसका मेन काम क्या है कि भैया सबसे पहले तो पावर्स, बहुत सारी पावर डिफाइन कर देना कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जो होगी उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, जो अपन ने लिमिटेशन वाली चीज देखी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली, तो वो यही कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन होगा। मतलब ये रूल्स चल रहे हैं कि यार गवर्नमेंट के पास ये रूल होंगे, है ना। जैसे सोसाइटी में हमारे पास है कि यार हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये रूल्स है हमारी सोसाइटी के, आइडियल सोसाइटी की अगर अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर कौन आएगा, अभी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं हमारे क्या, गवर्नमेंट आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, लोग आते हैं, हम सब आते हैं, हम किसके पार्ट है, हम सब अल्टीमेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमारे, है ना, कंट्री का। तो गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, पीपल्स, लोग आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कुछ कंपनियां, कुछ ग्रुप्स, वो सब सारी मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है इनके लिए अपन रूल्स डिसाइड कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन की, या तो यही बता देगा कि गवर्नमेंट कैसी होगी हमारी, ठीक। तो गवर्नमेंट का फॉर्म डिसाइड कर देता कि गवर्नमेंट कैसी होगी, इसका टाइप क्या होगा, है ना, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी भी कि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं मोनार्की चलेगा हमारा सिस्टम, ठीक। इन लोगों के लिए क्या रूल्स होंगे, कुछ हम इनको राइट्स देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रूल्स एंड लॉस बेसिकली डिफाइन कर दिया जाता है। अब क्योंकि इसको किसके अंदर में कर रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए इसको रखा गया सुप्रीम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो होंगे ना, ये सुप्रीम होंगे। ये सुप्रीम क्यों होंगे, ताकि इन लोगों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो, ये ना हो कि गवर्नमेंट कल के दिन लोगों के अधिकार छीनने लगे, है ना, कि ऐसा ना हो कि अगर सपोज जैसे भी हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स दिए हमें, राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, राइट टू स्पीक है हमारे पास, तो ऐसा ना हो कि कल के दिन गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स बना करके ले आए जिससे हमारे ये राइट्स वायलेट होने लगे, कि हमें बोलने नहीं दिया जाए, हमें अगर प्रोटेस्ट करने का राइट है तो हम वो नहीं कर सकते, नहीं आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जैसे तालिबान में हो रहा है, देख रहे हो न्यूज वगैरह। तालिबान में क्या कर दिया उन्होंने कि भैया अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो पहले परमिशन लो। अब ये कोई गवर्नमेंट होती है क्या, जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे ये चीज होगी, नहीं होगी, लेकिन ये वहां होगी जहां डेमोक्रेसी आई नहीं, क्योंकि वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजें ही नहीं रहेगी, ना कोई गवर्नमेंट रहेगी। अब गवर्नमेंट कौन बनी है, जैसे अपने इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, अभी देख रहे होगे आप लोग, देखना पेपर में बहुत आ रहा है, अंतरिम सरकार तालिबान की, ये जो क्या बोलते हैं यूएन के जो डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है उनको किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, तो टेररिस्ट लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया। अब उनकी डिमांड अलग आ रही है, अभी स्पीकर, हाँ, उनको बोलने दे रहे हैं, चलिए, है ना, तो वो अलग से अब बोल रहे हैं भाई टेररिस्ट हो यार, तुम समझ रहे हो,
अब अगर ऐसा हो जाए, मान लो बोलने दे दिया जाए उनको, तो क्या लगता है आपको, अच्छी चीज है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऊट-पटांग बोलेंगे तो उनके दिमाग में होगा। फिर भी हाँ चलो ऊट पटांग बोलेंगे, और क्या बताओ मेघा कामाक्षी, और क्या मतलब? क्या होगा इससे? मतलब ये कैसा, मतलब क्या हमारे कैसे सिग्नल मतलब सेंड करेगा पूरे वर्ल्ड में अगर हम इन टेररिस्ट को बोलने देते हैं कि हाँ आओ आप यूएनजीए में आके बोलो, क्या मैसेज सेंड करेगा? टेररिज्म को बढ़ावा एग्जैक्टली टेररिज्म को। अभी तो सिर्फ इतना सिर्फ तालिबान में, बट सिर्फ तालिबान में थोड़ी है, आईएसआईएस जैसे ग्रुप है, लश्कर ए तायबा जैसे ग्रुप है ना, मुजाहिदीन पता नहीं कौन कौन से दिन टाइप के ग्रुप है तो वो सारे बोलेंगे, कल के दिन सारे बोलेंगे भाई हटाएंगे, हम सबको मार के भगाएंगे, फिर उसके बाद अपनी गवर्नमेंट फॉर्म, अपनी क्या मतलब खुद का रूल मतलब स्टैब्लिश करेंगे और बोलेंगे क्योंकि आपने तालिबान को बोलने दिया, आप हमें भी बोलने दो। क्या हुआ अगर हमने किसी को खड़े होकर के चौराहे पे गोली मार दी? क्या हुआ अगर हमने किसी असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, बेचारे बिना कसूर वाले लोगों को मार दिया? लेकिन वो तो वो भी कर रहे थे, और अगर आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको हमें भी करना पड़ेगा, है ना? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कब नहीं होगा? जब एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कुछ रूल्स होंगे कि भाई ये पावर्स है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। अगर इससे बाहर जाके काम करेगी तो उसको देखने के लिए अपन ने देखा था जुडिशरी बैठी होगी, है ना, कि वो जो देखेगी कि अगर ये गवर्नमेंट जो है अपने रेंज से जाके बाहर बात काम कर रही है, जो अपन ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा करता, इंटरफेयर कर रहे थे ना, तो उसको वायलेट डिक्लेयर कर देगी। ठीक, उसके साथ साथ जुडिशरी तो करती है, इसके साथ साथ एक अपोजिशन नाम की चीज होती होगी ना, सुना है अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी, है ना, अभी क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो अपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है ना, तो इनका भी रोल ये होता है कि लोगों को अवेयर करे कि अरे गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो ये इस तरीके से, मतलब ये, लेकिन पावर सारी कहां से मिल रही है? सबको मिल रही है इस कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर ये नहीं होता, सोचो अगर ये चीज नहीं होती तो आज हम कैसे काम कर रहे होते? कभी भी कुछ भी, कभी हमारा मन आ जाता, जैसे मान लो सपोज अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो कौन है? राजे के बेटे हैं, राजा के बेटे हैं, कल के दिन मान लो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास रिटन तो है नहीं, अनरिटन होता, सपोज अब अनरिटन होता, अभी तो रिटन है, तो वो कल के दिन बोलते कि चलो भैया अभी तक बहुत हो गया, डेमोक्रेसी का खेल खत्म, अब मैं राजा हूं, अब से राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो बन गया, क्योंकि भाई कहीं मोनार्क सिस्टम हो गया लागू, कहीं हमने लिख के तो नहीं रखा था कि नहीं 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 हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी और हम रिपब्लिक ही होंगे, ये तो कहीं लिखा नहीं था। लेकिन अब क्लियरली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। अभी अपन जब देखेंगे ना कि हमने कहाँ लिखा है, हमने अपनी प्रीएम्बल में डिक्लेयर कर दिया कि हम एक रिपब्लिक होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, सोवरेन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सारा कुछ। इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और ये जो जितनी भी चीजें ना डेमोक्रेसी वाली, रिपब्लिक वाली, तो जैसे कल मैंने बताया था कि यार कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं हम ह्यूमंस के, एक सर होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, तीन कान होंगे, सॉरी दो है ना। तो ऐसे कुछ ये बेसिक, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन सारा चेंज कर दो लेकिन ये बेसिक फीचर चेंज नहीं कर सकते। ये भी किस केस में हुआ था, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया था, सब देखेंगे अपन, है ना। मैं बस एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के बैठना, जब अपन फ्लाइट अपनी टेक ऑफ करेगी तो थोड़ा सा मजा ही आएगा, मतलब डर तो लगेगा जब टेक ऑफ होती है, लेकिन जब ऊपर आसमान में आ जाएंगे ना तो मजा आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम ऑफ द नेशन या कंट्री, है ना, विच डिटरमाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। इसके साथ साथ क्योंकि अपन लोगों की बात कर रहे हैं तो इट ऑल्सो गारंटी सम फंडामेंटल राइट्स और सम सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। वो यहाँ पे कहानी लिखी थी, है ना। तो जैसे सोसाइटी में सेट ऑफ रूल्स और वो होते हैं, है ना, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं हर एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से, ठीक है। उसी लेवल पर अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा तो एक बॉडी है मतलब जहां पे अनरिटन है समझ लो वहां पे बॉडी होगी, और डॉक्यूमेंट कहां होगा, जहां पर रिटन में है ना। तो बॉडी या डॉक्यूमेंट होगा विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू as the basis they want the country to be governed, ठीक है। समझ गया ना कि कैसे है, सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन भैया कैसे, उन्हीं के आधार पर जिनके आधार पर आप चाहते हो कि हमारा देश चले। और ये क्यों हम बार बार लोगों की बात कर रहे हैं, ये लिखा ना पर्सन, ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री, है ना। तो जब हम अपनी पहली प्रीएम्बल देखेंगे ना, वहां पर हम देखेंगे कि हम खुद बोलते हैं कि वी द पीपल, यहां से शुरू होगी हमारी प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, नेशन, ठीक। यहां से शुरू करेंगे हम, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है, इसलिए हम लोग ही एग्री करेंगे कि भैया ये जो भी रूल्स और जो भी लॉज बना रहे हो इस पे अगर जब तक हम एग्री नहीं कर रहे तब तक ये बनेगा ही नहीं। इसीलिए लिखा है क्लियरली यहां पर, है ना, कि क्या लिखा है, ये अ बॉडी और डॉक्यूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्संस इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच they want the country to be governed,
ठीक है, कि कैसे गवर्न होना चाहते हैं। इन्हीं रूल्स को हम अगर डिफाइन करें तो यही रूल होगा हमारे, समझ लो आप, डेमोक्रेसी, कि हम चाहते हैं, हम लोगों ने एग्री किया कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी रहे, इसलिए डेमोक्रेसी है। हम लोगों ने चाहा कि हमारा देश रिपब्लिक रहे, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक है। हमने चाहा कि हमारा जो कंट्री है वो सोशलिस्टिक रहे, तो इसलिए हम सोशलिस्टिक हैं। ठीक है, समझ गया ना? हमने चाहा, अब हमने मतलब हम जाके तो नहीं पार्लियामेंट में बोला, हम तो थे ही नहीं जब जो बन गया लेकिन जो लोग उस टाइम पे रहे होंगे ना, उन लोगों ने, अब वो भी डायरेक्ट नहीं गए थे। वो कैसे गए थे? मतलब वो हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी है ना, उनको हमने इलेक्ट किया और उन्होंने जाके पार्लियामेंट में ये चीज बनाई। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट चीज इनने क्या लिखी है यहाँ पर, हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर द बेस्ट टू सूट फॉर अ सोसाइटी। अब कौन डिसाइड करेगा कि सोसाइटी के लिए रूल्स, कौन से रूल्स सही है कौन से नहीं? सोसाइटी में कौन डिसाइड करेगा? फैमिली में कौन डिसाइड करता है? फैमिली में कौन? पापा मम्मी करते हैं, है ना, कि भैया हाँ कुछ ये चीजें बेटा ये सही होंगी और ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो अब सोसाइटी में अगर अपन देखें तो कौन डिसाइड करेगा? सोसाइटी में हम लोग, क्योंकि हम लोगों से ही तो अल्टीमेटली बन रहा है। और अगर अपन गवर्नमेंट के लेवल पर देखें तो हम किसको इलेक्ट करके भेजते हैं? एमपीज को। वो कहां जाते हैं? पार्लियामेंट में। तो ये क्लियरली यहां पर लिखा है ना, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट gets to decide law and policies and that parliament itself be organized in a particular manner। ठीक है, तो हमारे on behalf of us, हम सब के behalf में, हम तो जाएंगे नहीं, एक एक लोग तो नहीं, अब 150 करोड़ हो गई हमारी पॉपुलेशन, सबको जाके वो किसी पार्लियामेंट में बिठा देंगे। तो हम किसको भेजते हैं वहां पे? हमारे एमपीज को, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया कौन कौन से रूल होने चाहिए। मतलब जो भी अपन ने अभी ऊपर वाली कहानी देखी ना कि डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगी, सोशलिस्टिक होंगे, वो उन लोगों ने करा, मतलब रियल रूप में तो उन्हीं ने करा, लेकिन उनको सिलेक्ट किसने किया था? इलेक्ट हमने किया था, है ना। तो किस लिए, किसके ऊपर बेल फटेगा? हमारे ऊपर, है ना। समझ गए? तो कौन डिसाइड करेगा? तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है ना, कि कौन से रूल हमारे लिए बेस्ट होंगे। जैसे अभी सीएए आया, किसने डिसाइड किया? पार्लियामेंट ने। आपने, हमने तो नहीं किया, लेकिन उनको जिनने डिसाइड किया उनको किसने इलेक्ट करके भेजा था? हम लोगों ने वोट दिए के ना। इसलिए समझ गए ना कि अल्टीमेटली काम कौन कर रहा है? तो पार्लियामेंट से हो ना, तो पार्लियामेंटेरियंस होंगे या पार्लियामेंट होंगी जो डिसाइड करेगी कौन से रूल सही है या कौन से नहीं। उन्हें लगा कि यार सीए होना चाहिए, इसलिए सीए आया। पता है सीए क्या है? हाँ, नहीं, यही चीज तो गलत है बेटा, यही चीज गलत बताते हैं आयुषी, यही सबसे खराब है। आप मेरे को देखो, अपन ने एक न्यूज़पेपर, जब ये चीज हुआ था ना, एक्ट जब 26 या 25 जैन 2020 में, लास्ट ईयर जब इसको फाइनल मतलब एनफोर्स कर दिया गया था, तब दैनिक भास्कर जैसे इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, इसकी फ्रंट पेज पर न्यूज क्या थी कि गैर मुस्लिम हो तो स्वागत है। आप क्या कर रहे हो? प्रवोक कर रहे हो एक कम्युनिटी को। क्यों कर रहे हो प्रवोक? भाई उसमें गैर मुस्लिम क्यों बोला? क्यों बोला गैर मुस्लिम वाली बात? क्योंकि भैया ये जिन लोगों को मार के भगाया जा रहा था, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही थी, वो कौन थे? नॉन मुस्लिम्स ही थे ना। सिख्स थे, जैन थे, बुद्ध थे, पारसीस थे, हिंदूज थे। इन 5 कम्युनिटीज को बोला गया है कि हम इंडिया में इन लोगों को अपन रहने के लिए दिया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। अब देखना उसका फायदा क्या हुआ। जो लोग अपोज कर रहे थे, ठीक, मुस्लिम्स को नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? भैया तुम्हारे देश से, तो अगर मान लो हम हिंदू कंट्री होते, ठीक है, हम सब हिंदू हैं, अब मैं मान लो यहाँ का तानाशाह हूं, डिक्टेटर हूं, और मैं आप सबके ऊपर अत्याचार कर रहा हूं। अब आप भी हिंदू हो और अपने हिंदू देश में रह रहे हो, मैं ही आपके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा हूं। अब आपके ऊपर अगर मैं ही एट्रोसिटीज कर रहा हूं और कोई नॉन मुस्लिम कंट्री, मतलब सॉरी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब हमारे देश के लोग नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक मुस्लिम कंट्री हूं, ठीक है, और आप भी मुस्लिम हो, और मैं उसके बाद भी अगर आपके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा हूं, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई हाँ, इस मुस्लिम कंट्री को छोड़ के हम दूसरी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं। तो लगभग 53-54 मुस्लिम कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर। भाई अगर आपकी, ऑब्वियसली यार इसको ऐसे समझना, एक फैमिली हो आप, अपन हर घर की हर घर में एक फैमिली है ना, हर घर में मम्मी पापा भैया वो लोग सब लोग होते हैं। अब अगर मम्मी ऐसा तो होगा नहीं, मैं अगर जैसे आपके घर में आऊंगा, हो सकता है मेरे साथ कुछ अपन भेदभाव, अपन कह रहे हैं भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेशन कुछ करने लगे। क्यों? आप होते ही है, मतलब मम्मी लोग हैं तो जनरली आएंगे तो पूछेंगे, अरे बेटा आयुषी बेटा दूध पी लिया? हाँ, आयुषी बोलेगी हाँ मम्मी मैंने पी लिया, सर को भी थोड़ा पूछ लेना। मम्मी बोलेगी नहीं नहीं बेटा उतना ज्यादा नहीं था, एग्जाम्पल के लिए ना, इतना ही बचा था तो तुम पी लो अभी। ये छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन, ये होगा, ये चलेगा, ठीक है। लेकिन आयुषी की मम्मी आयुषी के साथ डिस्क्रिमिनेट करने लगे तो आयुषी कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। तो यही कंडीशन थी ये 5 कंट्रीज में से, जिनमें हमने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में जब अपन पार्टीशन देखते हैं तो उसके पहले 21% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन वहां पर इतनी एट्रोसिटीज हुई इन लोगों के ऊपर कि आज 2% भी नहीं रह गए। और हमारी कंट्री में क्या हुआ, अभी जस्ट एक रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, देखना कि उस कम्युनिटीज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी मतलब रैपिडली इंक्रीज करी गई है। क्यों? हमने किसी के ऊपर एट्रोसिटी नहीं करी, हमने कोई कम्युनिटी को मारा पीटा नहीं है,
लेकिन दूसरी कम्युनिटीज में हुआ, मतलब दूसरे नेशंस में हुआ, दूसरी कंट्रीज में हुआ, तो वो बेचारे भाग के कहाँ आएंगे? लगेगा ना कि इंडिया हमारा होमलैंड है, चलो यहाँ चलो। अगर हम उन्हें यहाँ भी नहीं रखेंगे तो और कौन कंट्री रखेगी बताओ? अदर वो जो मतलब उन कम्युनिटी की नहीं है वो तो उन्हें मना कर देंगे रखने के लिए। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मम्मी के, अगर मम्मी मना कर मार रही है तो आप नानी के यहाँ चले जाओ, क्योंकि नानी मतलब आप ही की फैमिली मेंबर हो गए, है ना। लेकिन मैं नहीं जा सकता आपकी नानी के पास, समझ गया ना। इसीलिए ये चीज लाई थी। अब इस चीज का फायदा क्या हुआ? अभी जब तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब ये किया, तो जो भी जितनी भी ये कम्युनिटीज थी, इनफैक्ट मुस्लिम्स, मतलब जो वहां की डोमिनेटिंग कास्ट वो कम्युनिटी है, उनको तक हमने यहाँ पर रहने के लिए दिया इंडिया ने, ठीक है। अगर ये एक्ट नहीं आया होता तो सोचो, एक सिख, अभी देखना एक बहुत अच्छा इंटरव्यू डाला है, एक पार्लियामेंटेरियन थे वहां पर अफगानिस्तान में, एक सिख कम्युनिटी के थे, वो मिनिस्टर थे वहां पर। सोचो, वो कहते हैं ना कि पल में राजा और पल में रंक, तो कैसे हुए? 4 दिन पहले तक, जब तक तालिबान ने टेक ओवर नहीं करा था, तब तक वो मिनिस्टर थे वहां पर। जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से थे, तो ऑब्वियसली यार पता था कि क्या होगा, तो सब छोड़ के अपना सब कुछ, बोले मैंने 20 साल में जितना कमाया था सब मेरा स्वाहा हो गया, सब। वो एक अलग, वो वहीं, वो तो मुस्लिम ही थे। एक मैं सिख कम्युनिटी की बात करूं, वो इंडिया आए, फिर बेचारे रो रहे थे, उनका स्टेट, मतलब इंटरव्यू देखना डाला है, जब वो पूछ रहे थे उनसे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये चीजें हुई। अब अगर सीए जैसा नहीं होता, अगर लॉ नहीं आया होता, तो आप किसको फिर, उनको वो तो होते ही नहीं, सिटीजन नहीं कहला सकते थे भाई, आप हो ही नहीं एलिजिबल रहने के लिए, फिर कहाँ जाते वो? और अदर कंट्रीज तो एक्सेप्ट करने से रहे, क्योंकि वो तो खुद जो बेचारे वहां के मुस्लिम वहां से भाग रहे हैं, जिनको मार रहे हैं, उनको खुद नहीं रख रहे हैं, तो अदर कम्युनिटीज के लोगों को क्यों रखेंगे, है ना। देख रहे थे ना आप, सोचो अब अफगानिस्तान को मैप में देखो आप, एकदम बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, उसके सराउंडिंग चारों ओर मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, इतने सारे, लेकिन वो खुद मुस्लिम को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, रख रहे, क्यों? क्योंकि इतनी खराब लेवल पर पॉलिटिक्स करती कि आप। सबसे बड़ी इशू ये थी कि हमने देखा था डायरेक्ट एक्शन डे किसने मांगा था? पाकिस्तान, आपने, जिन्ना ने, मतलब मुस्लिम्स ने अपने लिए कंट्री मांगा था, जिन्ना उनके लीडर थे मैक्सिमम लोग। तो अब चूंकि 20-22 करोड़ पॉपुलेशन है, आपने खुद एक कंट्री मांगा, लेकिन पारसी सिख के लोग का कोई कंट्री नहीं है उनके नाम से। तो दैट्स द रीजन कि हमने ये कहा कि गैर मुस्लिम लोग आएंगे, मुस्लिम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कंट्री उस बेसिस से मांगा हुआ था कि आपको अलग चाहिए था। नहीं तो हम तो कह ही नहीं रहे थे ना कि इंडिया को डिवाइड मत करो, तो आज हम लोग सब एक साथ मिलकर रह रहे होते, यूनिटी में होते, ज्यादा एरिया होता, पाकिस्तान और इंडिया एक होता, तो आप समझ रहे हो, बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होते, इतने सारे सोल्जर किलिंग नहीं होती, रिसोर्सेज ज्यादा होते। तो इसीलिए भी उन्होंने कहा फिर तो आप पूरा देश आ जाओगे ना भाई, समझ रहे हो, आप अलग चलेगा, इसलिए हम नहीं बुला रहे थे ना आपको। तो इसीलिए कि भाई उन्होंने कहा कि मुस्लिम आप चूंकि कंट्री बताओ मेजोरिटी में हो, और जैसे आपके घर में मान लो 100 लोग हिंदू हैं और या 99 लोग हिंदू और एक मुस्लिम है, तो जो भी एक माइनॉरिटी में रहेगा, चाहे 99 हिंदू या मुस्लिम, जो माइनॉरिटी है उसको दिया गया है ना, तो वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, इसलिए मुस्लिम को बाहर रखा गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है धर्म के आधार पे। उन्होंने बोले कि आप सुरक्षित हो वहां पे, बुरा किसके साथ हो रहा है? सिक्के के साथ, पारसी के साथ, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मार रहे हैं उनको। आप जाके देखिएगा ना, पाकिस्तान में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, मोस्ट मुस्लिम कंट्री में एक ब्लास्फेमी लॉ चलता है। वो ब्लास्फेमी का हिंदी का मीनिंग होता है ईश निंदा। ईश निंदा मतलब अगर आपने वहां के मतलब भगवान, मतलब जो भी इस्लाम में होते हो, अल्लाह वल्लाह, ठीक है, अगर आपने अल्लाह के बारे में अगर आपने कुछ भी कह दिया, इनफैक्ट अगर जो मेरे मुंह से अल्लाह की जगह वल्लाह भी निकल गया ना, इतना भी अगर मैंने कह दिया ना, तो मेरे को सीधे सीधे वो तो मेरे को सीधे कोर्ट में आके जेल डाल देंगे। और अगर मैंने जितना ज्यादा, मतलब मैंने थोड़ा सा भी अगर कुछ और ज्यादा बोल दिया होगा इनकेस, तो हो सकता है मेरे को फांसी पे भी लटका दे। ये है। और हमारी कंट्री में देखो आप, हमारे रिलीजन के बारे में बोलते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि तो कौन है भैया, सहिष्णु वाली एक बात आती ना, तो कौन हम है कि वो है? खुद अपन को इतने समझदार अपन खुद है कि यार अपन को अब समझ में आता है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। तो ये लॉज ऐसे ऐसे वहां पर हैं। और एक आपने देश सुना होगा, एक कभी मैप के ऊपर एक गल्फ ऑफ पर्सिया अभी भी है, पर्सियन गल्फ तो अभी भी है। तो एक पर्सिया पूरा कंट्री पड़ती थी, वो पर्सिया को हिंदी में बोलते थे फारस। फारस मतलब जो लोग, मतलब फारसी लोग जहां रह रहे थे उस देश को कहते थे फारस। आज कहां है? आज करेंटली में वो पता है क्या है उस देश का नाम? वो ईरान कहलाता है। कहां गए फारसी? सिर्फ पूरे वर्ल्ड में मुश्किल से 1 लाख से कम पॉपुलेशन बची है। सोचो इन लोगों, कहां गए बेचारे? कहां, कौन आ गया वहां पे? कौन ने कर दिया ये सब चीजें? तो ठीक है, तो ये चीजें देख रहे हैं अपन, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है खुल में आके, क्योंकि पता है कि किस बोला और सीधे सर कटेगा, तो कोई बोलना नहीं। हाँ, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज को, हाँ बिल्कुल है, पॉलिटिकल पार्टीज को ना, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इश्यू बनाती है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। मैं बताया ना, बिल्कुल जबरदस्ती। सपोज ऐसे आप ही नहीं दोनों हैं, ठीक है, मैं एसटी कम्युनिटी को और आप जनरल कैटेगरी को, ठीक है। अब हमारी पर्सनल लेवल पर मान लो हम लोग रहते थे, अब मेरी जबरदस्ती अपनी पर्सनल लेवल पर अपनी फाइट हो गई
किसी भी चीज को लेकर के, इनको लेकर के अपनी लड़ाई हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को अपनी भड़ास निकालनी है आपसे, तो मैं जबरदस्ती आपको झूठ बोलूंगा कि इनने मेरे को मेरी कास्ट के नाम पे मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश की और मुझे गंदी गंदी गाली दी। आज की डेट में इतना ज्यादा पॉलिटिकल हो गया ना, इतनी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है ना, कि वो जो लोग हैं ना जो खड़े होते हैं हमारे लिए, आपके लिए, जबरदस्ती का इस चीज को इश्यू बनाएंगे और इसको लाके जबरदस्ती में पूरे चक्का जाम कर देंगे, रोड तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ऐसा केस हुआ था 2018 में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आप लोग भी बड़े हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट जस्ट 2018 की अभी की बात है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, एक डिसीजन आया, और वो डिसीजन जो बेस्ड था वो था एनसीआरबी की रिपोर्ट पर। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। अब क्राइम में नाम ही है तो क्राइम को रिकॉर्ड करती है, तो वो जितने भी क्राइम होते हैं ना, और कंट्री वाइड हमारी पूरे ऑल ओवर मतलब कंट्री में जितने भी क्राइम होते हैं उन सब की रिपोर्ट रखती है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस एनसीआरबी को बेसिस मानकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ये एससी एसटी के अगेंस्ट मतलब जितने भी ये केस होते हैं ना, उनमें से 70% केसेस फॉल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब झूठे केस में फंसाया जाता है सामने वाली पार्टी को। ये था उस रिपोर्ट का बेसिस। इस रिपोर्ट को बेसिस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना बोला था कि एक अपन एक एक्ट पढ़ेंगे, वो होता है एसटी एसटी मतलब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन कुछ एक्ट करके है, 89 में आया था। उस एक्ट में ये कराया गया कि कम्युनिटीज को, क्योंकि यार ये कभी कभी अभी भी सोसाइटी में होता है कि कई लोग उठपटांगे होते हैं, उनको कितना समझा दो वो नहीं समझते ना, जबरदस्ती किसी को जबरदस्ती उसके कास्ट के नाम से बोलना अभी भी कहीं कहीं पर होता है ना। तो लेकिन बेचारे जो अभी भी बेचारे दबे कुचले हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्ट लेकर आई थी सरकार। उसमें अपन पढ़ते हैं सेक्शन पढ़ते 18, उस सेक्शन में 18 एक धारा है, मतलब वो सेक्शन की धारा है, उसमें ये कहा गया कि यार आपको अग्रिम जमानत, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट नहीं होगी अगर आपको इस केस के अंदर आपके ऊपर चार्ज लगाया गया है। जैसे मैं अगर एसटी एससी कम्युनिटी को, और अगर ये आप जनरल कैटेगरी के हो और मैंने ऊपर पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी कि इन्होंने मेरे को मेरी कास्ट के नाम से मेरे को गालियां दी और मेरे को उल्टा सीधा बोला, तो पुलिस इनको अरेस्ट करेगी। और अभी क्या होता है जैसे मान लो ये भाग गए, अभी अक्सर जो होता है अदर एक्ट्स में, तो ये भाग गए, तो जैसे आप इनके वकील हो एडवोकेट, तो आप जाओगे सीधे कोर्ट में और जाके बिना जब तक अरेस्ट हो पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, तो फरारी में है, भाग रहे हैं, तो आप एडवोकेट हो इनके, तो आप जाओगे कोर्ट के पास और इनकी बेल ले आओगे। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो ये कहां पर अलाउ है, किसी भी केस में। इनफैक्ट अगर आप दाउरी के केस में भी जाओगे तो भी एंटीसिपेटरी बेल होगी। लेकिन इस जो अपना एक्ट है ना, अपना एससी एसटी एक्ट, इसमें कितना पावरफुल बनाया गया इसको देखो कि यार अगर इस केस के अंदर अगर आपके ऊपर केस हो जाता है ना, तो सीधे पहले अरेस्ट होगे, पहले जेल जाओगे, उसके बाद आपको बेल मिलेगी, पहले जेल देन बेल। तो अच्छी चीज बनाई, अच्छी के लिए गई है यार, कि जिनके साथ होता है उनको, लेकिन रियलिटी ये है कि जिनके साथ होता है उनके साथ आज भी हो रहा है, और जिनके साथ नहीं होता वो चीज को गलत मिस यूज करते हैं, वो ये चीजें होती है ना। तो अपन ये देख रहे थे कि भैया अपने पर्पस क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, ठीक। तो फंक्शन यही है कि भैया कंट्री ये डिफाइन करेगा नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए। हम सिंगल मतलब पार्टी वाले सिस्टम होंगे या हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम चलेगा। सिंगल पार्टी कहां पर है, किसको पता है? सिंगल पार्टी चलती है चाइना में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपीएलसी, क्या पीपल्स पीआरसी कुछ बोलते, वो अलग है, सीपैक अलग है, वो आईसी है ना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये पार्टी है वहां की, है ना, पीआरसी बोलते हैं। तो वहां सिंगल ही पार्टी है, कोई भी होगा उसी पार्टी से खड़ा होगा। इसलिए शी जिनपिंग ने, अभी आप लोगों ने अगर सुना होगा न्यूज में, तो उन्होंने उसको इंडेफिनेट टाइम तक डिक्लेयर कर दिया कि अब जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। हाँ नहीं अभी नहीं हुए, हाँ हो गए, ठीक है ना, क्या करना वो अभी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ही रहूंगा प्रेसिडेंट। अपने यहाँ पे ऐसा है क्या? अपने यहाँ तो कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, 8-9 तो नेशनल लेवल की पार्टी है, फिर स्टेट लेवल में देखो तो वो भरी पड़ी है, और फिर और नीचे लेवल में चले जाओ तो पार्टी ही पार्टी अलग ही दिख जाती है। रिक्शा चालक दल संघ, कुर्सी जमाओ पार्टी, छात्र नेता संगठन, अलग अलग कुछ भी मतलब कुछ भी पार्टीज बना देंगे, कुछ भी ग्रुप बना देंगे, उल जलूल कुछ भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। जो डेमोक्रेसी में हमें राइट दी हो ना, उसका हम सही यूज नहीं कर रहे, हम मिस यूज कर रहे हैं। हम लोग की खुद पहचान के एक भैया है, वो लगभग ऐसा कोई यूनियन नहीं होगा जिसको प्रेसिडेंट नहीं होंगे, और कुछ कोई काम नहीं करते हैं, है ना, कि ऐसा कुछ काम नहीं है कि उनके वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहा हो। लेकिन वजनदारी देखो खाली, क्योंकि मान लो जैसे बस यूनियन है, ठीक है, बस यूनियन है, इतना बड़ा होता है यूनियन, बस यूनियन के वो लीडर है, प्रेसिडेंट है। अब उनके दिन मान लो आपको भेजना है कि आपको नागपुर जाना है, उनके पास चले भैया नागपुर जाना है यार, हेलो हाँ सिस्टर आ रही है, उसको नागपुर भेज देना। जी सर, कुछ हो जाए आपको, मान लो कहीं आप ही चले जाओ, मान लो बस स्टैंड, वो कभी खुद ही चले जाए, तो जितने बसेस वाले रहते सर
अभी आई कुछ कर नहीं रहे उनके लिए, कर नहीं रहे, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि हमारे लिए खड़े रहते हैं, और पता चले जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन सबसे पहले भाग जाए तो है, वो रियलिटी है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ऐसे समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ये डिफाइन करता है ना कि भैया हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, सिंगल पार्टी होगी, डबल पार्टी सिस्टम होगा या मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, ठीक। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने को ये याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां पर सभी को इक्वल राइट्स हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है, इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना। यार कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाह ही रहे थे, तभी तो हमने रिजर्वेशन रखा कि बेचारे वो लोग जो हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं है उनको भी मेन स्ट्रीम में लेकर आओ, उनको रिजर्वेशन दो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो हो सकता था इसको रिमूव कर देते, या बेचारे वो लोग जो अभी नहीं आ पाए वो वहीं के वहीं बैकवर्ड ही रह जाते हैं ना। तो लोग जब कब आएंगे भाई बराबर लेवल पर, जब जैसे मैं हूं, अब मेरे को और आपको अगर एक लेवल पर लेकर आना है तो मैं हाइट पे खड़ा हूं, लेकिन ऑब्वियसली अगर लड़का हूं तो थोड़ी लड़कियों से हाइट थोड़ी, अब चलो जैसे भैया है इनकी हाइट तो सबसे ज्यादा है, अब आपको इनकी हाइट के बराबर खड़ा करना है और ये तो ऑलरेडी हाइटेड है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर जस्टिस क्या कहलाता है, यहां पर जस्टिस का मतलब इसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो जिस लेवल पर है ना उसको उस लेवल पर मतलब उतनी हेल्प देना। जैसे इनकी हाइट सही है, अगर ये यहां भी खड़े होंगे नीचे और आप यहां खड़े होंगे तो अब आपकी हाइट मैच कर जाएगी। तो अब अगर आपको जस्टिस करना है तो यहां इनको नीचे खड़े कर दो और आपको ऊपर खड़े कर, तब आप लोग एक लेवल पर आ गए। तो ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना हमें ना कि जो बेचारे जिनको जरूरत है उनको उस लेवल पर उठाना, ताकि जो दूसरे लेवल ऑलरेडी वहां पर हैं उनके लेवल तक उनको लेके आ जा सके। जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना है ना, जहां पर सबको इक्वल राइट्स दिए गए है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, है ना। तो जो हमें मिलती भी है अभी सब मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, कि लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी भी बताता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि हम इंडिया के सिटीजन है कि नहीं। सिटीजनशिप क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई, अभी हम देखेंगे किस पार्ट में की गई है, तो ये भी करता है। अब भैया अपन ने देखा कि यार चलो ये तो ठीक है, लेकिन हमने देखा कि बहुत इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफंक्ट। क्यों होता है ऐसा? डिफंक्ट मतलब आउटडेटेड हो जाता है, मतलब एकदम आप लोग अगर ज्योग्राफी की टर्म में बात करें तो डोरमेंट हो जाता है, एक्सटेंट नहीं, डोरमेंट हो गया, एक्टिव नहीं रह गया, डोरमेंट है, मतलब है लेकिन नहीं जैसा ही है, समझ लो ना। तो क्यों होता है? तो यहां पर लिखा है कि बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, वहां पे भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन क्या अभी क्या चल रहा है, मिलिट्री कू हो गया है ना, अपन ने देखा था उस दिन भी डिस्कस करा था। तो अब ऐसे देशों में कहां से कॉन्स्टिट्यूशन फलेगा फूलेगा, इसलिए डिफंक्ट हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इन कंट्रीज में अब नीचे वाला जो आएगा तो आप ये देखो कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएस इज द मोस्ट सक्सेसफुल। क्यों है ऐसा? तो अगर हम देखें कि यार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है ना, लगातार हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो लीडर्स थे वो लगातार लड़ाइयां लड़ रहे थे ना, बहुत सारी मूवमेंट चला रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, उनका परिणाम था कि तब जाके हमें फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मिला। यहां पर ये कहानी यही लिखी, द कॉन्स्टिट्यूशन वर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स, हुए थे बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए थे, ठीक, एंड वर क्राफ्टेड बाय पॉपुलर लीडर्स, बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे, उन लोगों ने उनको लीड किया था, कराता था, हु हैड द एबिलिटी टू टेक फॉरवर्ड द सिटीजंस विद देम एंड वर हाईली क्रेडिबल। तो उन लोगों की ये भी आदत थी कि भाई हम आगे चल रहे हैं लेकिन हम साथ साथ, असली लीडर मतलब होता ही यही है कि लीडर की क्वालिटी होती है कि लीडर वही होता है जो खुद भी आगे चले और अपने साथ आगे लोगों को भी आगे लेकर चले। ये नहीं कि बस मैं ही आगे चलूंगा तू पीछे रह, नहीं तू पीछे रह बस मैं आगे चलूंगा, वो हीरो ही करता है, हीरो नहीं एक्टर करते हैं, वो एक्टर्स करते हैं, हीरो तो अच्छी चीज होती है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे लीडर्स थे जिन लोगों ने बहुत सारे इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लगातार लड़ाई चली, नेशनल मूवमेंट चलाए है ना, और अपने साथ जिन लोगों को वो लेकर खुद भी आगे लेकर के आए है ना। इस वजह से भैया आज भी हमारी कंट्रीज में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में इसीलिए से लगातार जो है कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यार रिजर्वेशन दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो लोग पीछे थे। वही बात है ना कि लीडर सबको साथ में लेकर चलेगा, अगर उनको छोड़ देते हैं हम पीछे तो कैसे पॉसिबल हो पाती। हम सोशल है, मतलब हमारा जो नेचर है कंट्री का वो सोशलिस्टिक है, मतलब गवर्नमेंट ऐसी कि भैया गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज है ना कंट्री के उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। अगर मान लो नहीं होता तो क्या होता कि जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट पर्सन है, वो अपनी अथॉरिटी चलाते, और जैसा यूएस में होता है दो लोगों के आपने मतलब दो वो चीजें सुनी होगी ना, एक सोशलिस्टिक और एक कैपिटलिस्टिक, है ना, सुना है ना दोनों चीजें। सोशलिस्टिक क्या होता है? सोशलिस्टिक मतलब कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर जो रिसोर्सेज होते हैं उस कंट्री के वो गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं, उनके कंट्रोल में होते हैं, वो सोशलिस्टिक कंट्री होती है, ठीक है। और इसका ऐसा क्यों करती है वो? ताकि वो ये चाहते हैं कंट्रीज कि जो रिसोर्सेज है इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, हर किसी को वो रिसोर्सेज मिल सके, ठीक है। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक है वो कहते हैं कि नहीं,
जिनके पास एबिलिटी है उनके पास रिसोर्सेज पहुंचेंगे, जो डिजर्व करता है वो खुद ले ले। लेकिन अब बनी सी बात है यार, हर कोई को तो भगवान 5 उंगली वाली कहानी है, हर एक जैसी नहीं बनी ना। इनको करना है तो यार इसको छोटा छोटा करना पड़ेगा, तब तो जाके इक्वल हो पाएंगे। तो थोड़ा सा उनका सिस्टम अलग चलता है और अपना अलग चलता है, ठीक है। तो अपन ने ये सब करने के लिए अभी भी अपन ने कल भी डिस्कस किया था 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो रिजर्वेशन में अपन ने 10 साल इंक्रीज कर दिया है ना SC/ST कम्युनिटीज को, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि हम इतनी सारी चीजें करते हैं, हम अपने लीडर्स को लेकर चलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने ऐसा फ्रेम किया है कि जो लोगों को हेल्प ही करता है हर तरीके से, है ना। अभी अपन जब पढ़ेंगे ना एक तो देखेंगे कि यार ये प्रोविजन इसमें किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसको लीगल करने के लिए हमने क्या कर दिया, तो ये सारी चीजें करी मोटा मोटा अपन देखा तो, है ना, कि सब किसी को लेकर के चलने की बात करता था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से, क्योंकि लीडर्स ऐसे थे जो सबको लेकर चलते थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा अभी भी ऐसे उसमें प्रोविजन करेगा नहीं, ताकि वो हर एक कम्युनिटी को लेकर के चले, हर किसी का ध्यान रखे, ठीक है। इक्वलिटी की बात करे, फ्रेटर्निटी की बात करे, वो अपने प्रीएम्बल से शुरू होती है और आखिरी तक चलती है। तो ऐसे प्रोविजन करे गए हैं, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे सक्सेसफुल है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी है। और भाई आप किसके लिए रूल कर रहे हो, लोगों के लिए, तो जैसा लोग चाहे वैसा करो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आता है, अब देखो ये वही है कि भैया अगर हम बोले कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों रहा है, तो ये है वो हॉलमार्क जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहा है। जैसे फर्स्ट, गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद हिज प्रोविजंस। हर किसी के पास कोई ना कोई रीजन है कि यार मैं इनके साथ क्यों हूं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 17 बोलता है, डिस्क्राइब करता है कि यार एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अब छुआछूत नहीं होगी। अगर आप कोई बोलेगा कि नहीं मैं इसको नहीं छूंगा, ये नहीं करूंगा, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो कुछ लोग जो बेचारे जिनको बोलते थे कि ये अछूत है, इनको हम नहीं छुएंगे, अनटचेबल्स है, उनको कुछ राइट मिला, उनको लगा कि नहीं यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ मिल रहा है, इसलिए वो इनके साथ हुए। आर्टिकल 15 बोलता है कि यार, आर्टिकल 16 बोलता है कि राइट टू गेट इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब सरकारी, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती ना, उन सब में सबको क्या करने का, मतलब हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं उनमें सबको जॉब मिले, ऐसा राइट होना चाहिए। तो आर्टिकल 16 ये बात करता है, ठीक है। तो हम क्यों आज उसके साथ आ गए कि यार हमें लगा नहीं, अगर गवर्नमेंट जॉब कौन सी है इसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये राइट दिया है आर्टिकल 16 ने, इसलिए हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन करे गए हैं, चाहे हमारे रिलीजन से लेकर के हों, हमारे एजुकेशन से लेकर के हों, हर किसी चीज से लेकर के हों, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं उनका प्रोविजन करा गया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वही बोल रहा है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए ये हॉलमार्क है कि हम इतना इफेक्टिव क्यों है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर सेकंड नंबर पे, डज नॉट अलाउ परमानेंट मेजोरिटीज टू ऑपरेस माइनॉरिटीज ग्रुप विद द सोसाइटी, ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 बोलता है कि नहीं, माइनॉरिटीज को बहुत सारे राइट्स देते हैं, अलग ही स्पेसिफिक माइनॉरिटीज को राइट दिए हैं कि उनको राइट है कि वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसमें वो जैसे चाहे एजुकेशन दे सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब जो कम्युनिटीज जो मेजोरिटी में है वो उनके राइट्स को नहीं ले सकती, अगर लेगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो वो इनके साथ है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है। ऐसे ही और अपन जितने देखते जाए, डज नॉट स्टाइफल द आइडेंटिटी ऑफ एनी ग्रुप, ऐसा नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि यार किसी कम्युनिटी की मतलब जो उनकी आइडेंटिटी है उसको स्टाइफल मतलब दबा दे, उसका गला घोट दे, ऐसा नहीं है। हर किसी को उन्होंने बराबर इंपॉर्टेंस दी है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज भी नहीं है कि किसी की आइडेंटिटी को स्टाइफल कर रहा हो, उनको दबा रहा हो, अप्रेस कर रहा हो, है ना। ये सारी चीजें अपन देखें। Ensure that no single institution acquires a monopoly of power, ये सेपरेशन ऑफ पावर समझ लेना आप, है ना, कि भैया ऐसा नहीं हो कि कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जाएगा जिसके पास पावर के लिए मोनोपोली आ जाएगी, कि या तो एग्जीक्यूटिव इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई कि वो जो चाहे बोले हम ब्रह्मास्मि और सब तहस नहस करके बदल के रख दे, तो ये चीज भी नहीं हो सकती। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको जिसको अपन बोलते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी और चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। बस इसका पर्पस इतना है कि बस एक बार थोड़ा सा आप लोग सुने रहो कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि समझ गए कि हाँ सारे लोगों के लिए, हर एक कास्ट, हर एक मतलब हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन करे गए हैं ना। हर लोगों की बात करते हैं, एक जस्ट सोसाइटी बनाने की बात करते हैं हम, ताकि हर किसी सबको जो है एक साथ लेकर के मिलजुल कर चल सके, है ना। ये सारे प्रोविजन हमने करे हैं, इसलिए से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज भी सक्सेसफुल है, और हर बार कंटिन्यूसली हम लोगों के लिए कर ही रहे हैं। चाहे आप अपना वो CA वाला एक्ट गिना देना, या अभी 104 मतलब 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ये गिना देना, है ना। ऐसी चीजें करके अपन समझाना है बस है किसी को, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, इसलिए अपन ज्यादा इसको घुस भी नहीं रहे हैं, है ना। कहां से आएंगे क्वेश्चन, क्या पूछते हैं वो अपन वहां पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये तो अपन पढ़ चुके हैं भैया, है ना, याद है, पढ़ो। देखो अपन क्या देखे, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, अपन को पता है कि कैसे बना। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, कौन से बेसिस पर हुई, तो कैबिनेट मिशन आया था, है ना, ठीक। तो
फिर फर्स्ट सिटिंग इतने इतने तारीख को हुई, 14 अगस्त को हमें उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दी, फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, पाकिस्तान के अलग चले गए, अपने अलग हो गए, है ना। फिर उसके साथ यही सारी चीजें जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वो सब कुछ ही लिखा है, प्रेसिडेंट कब बने, क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्योंकि अपन वहां जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये हाँ, अम्बेडकर, उनको ऐसी रात रटते रहा करो। हम लोगों देखो, जैसे अभी अपन ट्राइब्स पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, तो एक बैगा ट्राइब्स हैं, तो हम लोग उसको ऐसे गाते हैं, बिजना भरोरे में ना काड़ में, मतलब गांव वाली टोन आ जाती है, लेकिन याद हो जाती है चीजें कि बिजना मतलब बिजवार है, ने मैना, काड़ मैना, रे मैना, भरौतिया, ये सारी किसकी ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं। तो ये उस मेजर जो बैगाज है ना, उनकी ट्राइब्स हैं, तो ऐसे याद रहता है, बिजना गा रहे हैं, बिजना भरोरे में ना। तो आप लोग भी गाते रहा करो, अम्बेडकर आए आए मित्र मुंशी के साथ खेत पर, काय आए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, तो ऐसे याद भी रहेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, और उनके नाम भी एक बार याद कर लिया ना, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आए आए बस ना रह जाए कि आए आए तो क्या है, क्या है ना। तो इसलिए उनके एक बार नाम भी एक बार थोड़ा सा यही काम आता है। आपको ये भी लिखना, बनी क्यों है, क्या कर रहा है, सब कुछ कंक्लूड भी करना, यही याद आता है। अम्बेडकर जल्दी लिखोगे इस तरह, ऐसे कर दोगे फट से होता है। सोचो अब ये 3 मिनट के क्वेश्चन, ये सब ये नहीं कि 3 मिनट मतलब 3 मिनट सिर्फ आपको देना, ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो कि यार आपके वो 2 मिनट बच गए, आप वो 2 मिनट किसी और क्वेश्चन को दे दो जहां आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ तो नहीं है, ड्राफ्टिंग कमेटी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधे लिख दो 29 अगस्त 1947 में बनी, 7 मेंबर बॉडी थी, जे थे मेंबर, काम नीचे इनका लिख दो कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, दे दिया, खत्म। इतना भी बहुत है, लेकिन ये 1 मिनट में कर सकते हो आप। और आपको अभी मेंबर ही अगर याद नहीं है तो आपके तो गए समझ लो मार्क्स, क्योंकि 7 मेंबर्स वो दिखनी चाहिए। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ रहे हैं ना तो वो होनी चाहिए, तो या तो मेंस में पूछेगा या 3 मार्क्स में पूछेगा, मतलब मेंस में, या फिर कभी एग्जाम में आपको प्री में पूछ लेगा कि इन 7 मेंबर्स में से कौन एक मेंबर नहीं था, या वो 3-4 जैसे मैंने कल बताया ना, 1 2 3 4 नाम दे देगा और नीचे ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से कौन मेंबर नहीं था। ऑप्शन ए 1 एंड मतलब या था, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 to 3 ओनली, ऑप्शन सी ऑल, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वो तब बनेगा जब हमें वो याद रहेंगे मेंबर्स, है ना। तो ऐसे याद कर लिया करो, अम्बेडकर आए आए मित्र मुंशी के साथ खेत पर, है ना, और भाभी हो चाहे कुछ भी हो, कैसे करके याद रखना है, ठीक है। कैबिनेट मिशन वही चीज है जो अपन ने देखी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिशन आया था, क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो भैया ये सब अपन ने देखा था कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, हम बोला था इनने, है ना, पर 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट डिवाइड करके रखी गई थी, ठीक। वही सारी कहानी चल रही है फालतू की, इसलिए इसको स्किप करें, आगे बढ़े। देखो सबसे पहले आप लोग वो देख लो जो अब आना है, अपन सीधे आते हैं यहां पर, ये अपन कल देखेंगे, या जब अपन पढ़ेंगे ना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री से अपन ने क्या बोरो करा है। पढ़ना है क्या, एक बार पढ़ दूं अभी। ये अपन देखो प्रियम्बल देखें पहले कल, फर्स्ट सबसे पहले प्रियम्बल समझेंगे, उसके बाद अपन सेकंड नंबर पे देखेंगे अपन ने किस कंट्री के साथ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने कहां से बोरो किया, मतलब कौन सा प्रोविजन कहां से लिया, किस कंट्री से लिया। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कंकरेंट लिस्ट हमने किस कंट्री से बोरो किया, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। सिमिलरली वो हाँ ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से अपन ने जैसे सपोज मतलब कंकरेंट लिस्ट ही है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, सेकंड वाला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सेटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये किससे लिए, क्योंकि ये इस बार क्वेश्चन था, है ना, और हमारे यहाँ पर लिखा भी है क्लियरली, इसलिए ये 2 A और C इनको याद रखना है ना। 3 मार्क्स में पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं और मतलब बोरो किए हैं, वो लिखो 3 मार्क्स में, तो कम से कम ये 2 तो याद रहे आप लोग को, है ना, कि कंकरेंट लिस्ट लिए और जॉइंट सेटिंग लिए हमने, ठीक है। फिर ऐसे सिमिलरली कनाडा के साथ है, तो कनाडा से हमने देखो ये इसलिए अभी नहीं बता रहे क्योंकि अभी फेडरेशन का इतना आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा ना, तो अपन ने फेडरेशन में था स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, ये कनाडा से लिया है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसलिए मैं डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलो एक बार जल्दी से देख तो लो कि फेडरेशन पे था स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरल होगा, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो अपन ने देखा था सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन जो ज्यादा पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। सेकंड नंबर पे वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, कि अपन ने देखा था कि रेसिडुअल पावर्स आएंगी जब अपन 35 का एक्ट पढ़ रहे थे, वो किसके पास थी तब, वाइसरॉय के, वेरी गुड, है ना। तो अभी किसके पास है, ये सेंटर के पास, तो ऐसा हमने कहां से लिया है, किस कंट्री के उससे लिया हमने बोरो किया है, तो कनाडा से लिया है ना। तो इसलिए याद रखना कि ये रेसिडुअल पावर्स किसके पास होंगी, ये हमने सारे फीचर्स कनाडा से लिए है ना। तो 2-3 बार जब अपन पढ़ेंगे ना, अभी जब अपन देखेंगे तो हम कैसे याद करें अपन वो भी बता देंगे, बट एक बार एटलीस्ट गो थ्रू हो जाए, है ना। थर्ड नंबर पे अपन देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, कि सेंटर में मतलब स्टेट्स में जो गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है ना, सेंटर करता है, अभी भी ऐसे ही होता है, चाहे किसी, है ना, सेंटर ही करता है, मतलब अभी क्या अभी हो ही रहा है ना, तो ये सेंटर करता है, ये प्रोविजन भी हमने किससे लिया, कनाडा से लिया, है ना। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुरिस्डिक्शंस होते हैं, एडवाइजरी हो गया, ठीक है,
अपीलेट ज्यूरिडिक्शन हो गया, है ना, ऐसे 3-4 ज्यूरिडिक्शन होते हैं, वो अपन देखेंगे। तो उनमें से जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, मतलब सबसे सुप्रीम लीडर कौन है हमारे यहाँ पर, और प्रेसिडेंट को लगता है अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें उनको कोई मतलब उसमें कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, अब लॉ से रिलेटेड है तो कौन देखेगा, ऑब्वियसली जो लॉ की अथॉरिटी है वही देखेंगे, और सबसे सुप्रीम तो सुप्रीम वोट है। तो इसलिए अगर प्रेसिडेंट को किसी मैटर में ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है और इसमें मेरे को थोड़ा और क्लियरिटी चाहिए, तब आर्टिकल 143, हम लोग बोलते हैं 143, मतलब 143 मतलब आई लव यू, तो आज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं आई लव यू, मीन्स आर्टिकल 143, आई लिखने पर 1 है ना, लव मतलब एल 4 वर्ड्स का होता है तो 4 हो गए, और यू मतलब ओ यू 3 तो 3 वर्ड्स 143। तो आर्टिकल 140 मतलब पूछता है कि एडवाइजरी या सुप्रीम मतलब प्रेसिडेंट की जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन से जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की, वो पावर किस में वेस्टेड है, किस आर्टिकल में दी है, तो आर्टिकल 143 में डिस्क्राइब किया गया है ना। क्या है देख लेंगे अपन, है ना, इतना तो समझ में आया कि कुछ कोई अगर मैटर उनके पास आया जिसमें उनको लगता है यार इसमें हमें और क्लैरिटी चाहिए, लॉ रिलेटेड कुछ कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आप थोड़ी हमें इस पे क्लैरिटी दो। तो वो किस आर्टिकल से जाते हैं, आर्टिकल 143, और उसको बोलते हैं ये जो ज्यूरिसडिक्शन होता है ये कहलाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली, है ना, नहीं हो रही है यार कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएंगी सब, वो तो बस एक बार अपन देख बस तो है कि है क्या। फिर जैसे आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो अभी हम जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो हम देखेंगे डायरेक्टिव, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी शॉर्ट में, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या है ये सारा कुछ देखेंगे अपन, ठीक। सिमिलरली द नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर्स टू द राज्यसभा, तो ये प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, ये हमने कहां से लिया था, तो हमने आयरलैंड से लिया था। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ये किस कहां से ली, ये तीनों चीजें हमने आयरलैंड से ली। एग्जाम में आपको कभी भी दे देगा 3 मार्क्स में कि आयरलैंड से हमने कौन से प्रोविजंस बोरो किए गए हैं, लिखिए, तो फिर आपको ये लिखने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, या आप इसी से निकल के आएंगे सारी चीजें। जब अपन को एक एक चीज में जब जाएंगे ना, तब अपना फिर से कई बार रिवीजन होगा, इसलिए एक बार एटलीस्ट कम से कम अपन देख तो लें कि अपन का आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर अपन ने जैसे जापान से देखा, जापान से अपन देखेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और आर्टिकल्स भी हैं कि आर्टिकल जो अपन देखते हैं ना कि इतने सारे आर्टिकल्स, वो भी अपन ने जापान से लिए हैं, ठीक। फिर यू मतलब रसिया से कौन से लिए हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने रसिया से बोरो करी हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने यूके से, तो यूके से तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस्ड है क्योंकि उन्हीं ने तो बनाया है 35 का जो गवर्नमेंट ऑफ 35 इंडिया का एक्ट अपन नहीं बोलते, 70% से ज्यादा पार्ट तो वही एक्ट हमने एज इट इज ले लिया है, या थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो वो किसने बनाया था, यूके ही ने बनाया था, मतलब ब्रिटेन ने बनाया था। तो बहुत सारी, चाहे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें जो अभी चलता है, वो हमने वहीं से ली है। लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये भी उनसे ही लिया हमने, विधि का शासन बोलते हैं इसको, है ना। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कैसी होगी, कैसे हम बनाएंगे, ये हमने वहीं से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप है ब्रिटेन में, हमने वहां से ले ली। कैबिनेट सिस्टम, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कैबिनेट सिस्टम होगा, वो हमने वहां का था तो हमने ले लिया, ठीक है। ये प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं, बहुत सारी 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, उनमें से एक रिट होती है ये, क्या होती है, हाँ, क्यों वारंटो आपका 5 रिट्स होती है बेसिकली, हाँ, क्यों वारंटो अपन सारी कुछ डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करो, है ना। जल्दी जल्दी एटलीस्ट देख तो लो एक बार की क्या है। 5 रिट्स होती हैं, ठीक है। उस 5 रिट्स का वो सिस्टम जो अपन ने कहां से लिया, इनसे लिया। फिर सिमिलरली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है ये कि अब जैसे जो पार्लियामेंटेरियंस है उनको कोई ना कोई प्रिविलेज दे रहे होंगे हम, है ना, तो वो हमने कहां से लिया, तो हमने यूके से लिया, है ना। ऐसे बायकैमरलिज्म कहां से लिया, यूके से लिया, क्योंकि वही तो लेकर के आए थे एक्ट में, तो ये भी हमने वहां से लिया, ठीक है। फिर ऐसे यूएस इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो भाई यहां से भी हमने कुछ ना कुछ मतलब बोरो किया होगा, तो इनसे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से बोरो की थी, रूस से, रसिया से, है ना, रूस से लिया था ड्यूटीज। और लेकिन राइट्स की अगर हम बात करें तो ये किससे ले रहे हैं हम, यूएस से ले रहे हैं, ना। फिर उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, वहां से हमने बोरो करी। क्या मीनिंग है, सब बिल्कुल सब देखेंगे अपन, अभी बिल्कुल चिंता नहीं करो, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है ना, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये भी हमने क्या है, बस अभी सुन बस लो आपकी ये चीज है क्या, बाकी अपन सब देखेंगे कि है क्या, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इतनी चीजें। फिर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे हटाना चाहिए उनको, कहां से हमने बोरो किया, तो यूएस से किया, क्योंकि जुडिशरी उनसे ही ली, तो उनका जुडिशरी का जो सिस्टम होगा वो भी उनसे ही लेंगे, है ना। साथ ही साथ पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोस्ट भी, ठीक है, ये हमने कहां से ली, यूएस से ली, ठीक है। फिर जर्मनी से हमने लिया कि यार फंडामेंटल ड्यूरिंग मतलब इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होगी तो फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो जाएंगे, तो मेन इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने कहां से लिए, तो वो जर्मनी से लिए,
ठीक है, जर्मनी में वीमार्क कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, वहां से हमने ये चीज ली। ठीक, एक बार और देख लेंगे ना तो दोबारा जब देखोगे ना तो फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया, कैसे हमने याद किया, हम आपको वो भी बता देंगे, याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट अभी अपने पास टाइम नहीं है तो कम से कम अपन देख तो लें एक बारी, ये सारा कुछ याद होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। तो साउथ अफ्रीका से अपन ने क्या लिया, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अपन ने कल कॉन्स्टिट्यूशन देखा ना था कि अपना फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है, वो किस बेसिस पे देख रहे थे कि अमेंडमेंट कैसे हो रहा है उसमें, है ना। तो ये जो चीज हमने अमेंडमेंट वाली ली, हमने कहां से बोरो की है, साउथ अफ्रीका से ली है ना। फिर इसमें इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स जाएंगे वो कैसे इलेक्ट होकर जाएंगे, डायरेक्टली होंगे, इनडायरेक्टली होंगे, इनडायरेक्टली होंगे तो कौन सी मेथड से होंगे, वो हमने यहां से लिया, इन्हीं से लिया। ठीक है, फिर फ्रांस से हमने क्या लिया, तो जो रिपब्लिक की अपन इतनी बार बार बक कर रहे हैं रिपब्लिक रिपब्लिक, वो हमने इन्हीं से लिया। ठीक है, उसके साथ साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें भी हमने फ्रांस से ही ली। ठीक है, क्या है इन सब की मीनिंग बिल्कुल वो नहीं करना, एटलीस्ट एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, पर्पस मेन अपना ये है। चलो एक बार ये इतने हैं मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार ऊपर से फिर से शुरू कर लो, देखना क्या है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया था, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट और ये जॉइंट सेटिंग, ये दो याद रखना है, कॉमर्स वॉमर्स तो भूल जाओ फिर भी, है ना। ठीक है, कनाडा से क्या लिया था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। ठीक है, फिर रेसिडुअल पावर जो किसके पास होंगी वो हमने सेंटर में देखी, वो भी हमने, इसको ऐसे याद कर लो, वो बता दूंगा मैं, याद करने के बाद रिवीजन कर लो, है ना, नहीं तो वहीं जाएंगे तो एक एक चीज को याद करने में टाइम लग जाएगा अपना ना। एटलीस्ट एक बार फिर से देख लो कि कनाडा से हमने, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या बोरो करा है, तो कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सेटिंग। ठीक है, कनाडा से क्या किया है, कैसे स्ट्रांग होगा, तो ऐसे याद कर लो कि जिसके पास रेसिडुअल पावर्स होंगी वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पावर्स तो मिल गई ना, और उसको इस तरीके से, तो वैसे स्ट्रांग हो गया सेंटर। तो दो चीजें हो गई कि फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, और स्ट्रांग सेंटर कैसे है, तो ये रेसिडुअली जो पावर्स हैं ये उसके पास रहेंगी, सेंटर के पास। ठीक, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी सेंटर को स्ट्रांग कर रहा है कि अपॉइंटमेंट हो रही है गवर्नर की कहां, स्टेट में, लेकिन कर कौन रहा है, सेंटर। तो सेंटर कैसे स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे स्ट्रांग हो रहा है ना। दो प्रोविजन इसी से निकल आए, एक के बाद एक लगे, क्योंकि रेसिडुअरी जो पावर्स है वो उनके पास है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स है वो भी कौन कर रहा है, सेंटर ही कर रहा है। ठीक है, फिर ये एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है ना, तो ये भी अपन ने यहां से लिया। ठीक, एटलीस्ट भले ये याद ना रहे आपको, कहां गए हमारे, हाँ एडवाइजरी वाला, वैसे तो हो जाएंगी सारी याद हो जाएंगी, लेकिन ये तो याद ही रहे एटलीस्ट, है ना, ये लिखना पड़ता है अपने को। ठीक है, फिर ऐसे अपन ने आयरलैंड में देखा था, आयरलैंड में डीपीएसपी अपन ने वहां से लिया, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, तो बिल्कुल समझ लो कि कुछ ही नहीं है। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, ये हमने वहां से लिया। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ये हमने वहां से ली। ठीक, जब अपन इनको डिटेल में देखेंगे ना, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ेंगे अपन प्रेसिडेंट के बारे में, तो अपन वहां कई बार पढ़ेंगे। हमने आयरलैंड से बोरो किया, तो सबसे पहली लाइन अपन वही लिखेंगे कि आयरलैंड से बोरो किया था, कि मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार लिखेंगे, कई बार बोलेंगे, तो वो याद हो जाएगी आपको, है ना। तो आयरलैंड से अपन ने 3 चीजें ली। ठीक है, फिर जापान से अपन ने क्या लिया, क्या होती है ये बिल्कुल सब देख लेंगे, कुछ चिंता नहीं करना। ठीक है, फिर यूएसए, सॉरी रसिया से क्या लिया, ड्यूटीज, ये तो जरूर याद रखो, है ना, भले ये याद ना रहे लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जरूर याद रहे, है ना, हो ही जाएंगी, अपन पढ़ेंगे डिटेल में तो याद हो जाएगी। फिर ऐसे यूके से, इसको तो पूरा ही पढ़ना है, तो अब लगभग जो कुछ बच रहा है वो इसी से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी कुछ अपन ने यहां से बोरो करी। ठीक है, फिर ऐसे यूएस से आ गए, तो यूएस से अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज नहीं, है ना, ड्यूटीज कहां से थी, है ना। और देखो ऐसे याद करना, ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे, आज भी एंटी हैं, है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो दोनों ये दो पोल में जो डिवाइड हुए हैं ना, वो आज भी वैसे ही चलते हैं, है ना। कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक यही चीजें हैं। तो अब ये ठीक वैसे ही है जैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट है, एंटी है। लेकिन मतलब कैसे कि हमें हर कोई, आप देख लेना, हर कोई बात करेगा कि अरे ये तो मेरा राइट है, राइट टू स्पीक मेरा राइट है, मैं बोल के रहूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, राइट टू फ्रीली मूव में यहां से वहां जाना मेरा राइट है, मैं तो करके रहूंगा। लेकिन कभी कोई ये नहीं बात करता कि यार मेरी ड्यूटी है कि नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम अगर हो रहा है तो मैं उसका सम्मान करूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है। मेरी ड्यूटी बनती है कि यार अगर कोई लेडीज जा रही है रोड पर तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उन्हें उठपटांग कमेंट नहीं करना, ये मेरी ड्यूटी है। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं, ये मेरी ड्यूटी बनती है। कोई को नहीं मतलब रहता, तो ये होनी चाहिए, एक पैरेलल ही चलनी चाहिए, लेकिन ये एंटी जाती हैं, है ना। क्यों जा रही है, क्योंकि अलग अलग कंट्री से लिए आपका गलती नहीं है, इन देशन का गलती है कि साला एक हम वहां से लिए और एक यहां से लिए हैं, इसलिए एंटी अभी भी चल रहे हैं। किसी को ड्यूटी से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम पढ़ेंगे जब तो देखेंगे, जब राइट्स पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, तो हम ये देखेंगे कि इनकी माला हर कोई जपता है, और जब हम ड्यूटीज पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इनको कोई को मतलब नहीं है इनसे,
हालांकि स्वर्ण सिंह जब कमेटी जिनने बनाया था, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये ऐड करी गई थी, उनने बोला था कि यार ये पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन पता है पनिशेबल होता तो पूरी देश जेल में होती। कहीं भी गुटखा खा, कहीं भी करके कुछ भी करने लगे, कुछ भी उठा के फोड़ दिए। हाँ, ड्यूटीज की तो यही चीज तो है ना कि क्या होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जितने भाई देखो, आप कोई समझदार, आप एक समझदारी की उम्मीद उनसे करो जो खुद समझदार हैं। बेवकूफों से नहीं कर सकते। जो मैंने कल एग्जांपल दिया था ना, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देख लेना, अगर कभी मेरी बात अगर गलत निकल जाए तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो वही भाषा समझता है। हाथ जोड़ के भैया नहीं हटेगा, लेकिन आगे क्या कर रहा है वो आपको पता है, और सीधे बोलना है और तुरंत सॉरी सर भाग रहे हैं सर, गल क्या मारो तो मत, ऐसे करे। वो लिटरली ये चीज होती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने कहां से ली, है ना, फंडामेंटल राइट्स यहां से और फंडामेंटल ड्यूटीज वहां से। क्यों है एंटी? क्योंकि देश है एंटी क्योंकि वो देश एंटी चल रहे हैं, तो उनके जो कॉन्सेप्ट निकल के आए, वो फिलॉसफी है, वो एंटी चलेंगे, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों है, क्यों ऐसा करा गया है ना। तो वही ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी वाला, इनको कहते हैं कि अपन सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, डिवीजन ऑफ पावर नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर का पार्ट है ना, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब लेजिस्लेटिव अलग इंडिपेंडेंट होगी, एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट होगी, और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, लेकिन इसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस का भी काम करेंगे। तो वही वाला कहानी देखी थी ना अपन ने, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बुक, लेजिस्लेटिव ने किसके पार्ट में घुसने की कोशिश की थी? जुडिशरी की। उससे क्या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस वायलेट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी ना, कि भाई हमारे में भी हम जज की मतलब जो भी जजेस थे वो मिलकर किसी के जज को अपॉइंट कर रहे थे। अब तुम लेजिस्लेचर वाले, एग्जीक्यूटिव वाले आके हमारे उसमें बैठ रहे हो और बोल रहे हो हम भी अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब करेंगे, तो ऑब्वियसली आप इंटरफेयर कर रहे थे उनके पार्ट में। और ये सिस्टम तो हमने कहां से लिया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होगी, ये हमने ली थी यूएससी से, है ना। इसके साथ साथ अब जुडिशरी से जुडिशियल रिव्यू निकल आता है। क्या है ये सब, अपन एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इंपीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तो इंपीचमेंट भी होगा, है ना, क्या बेसिस है वो देखेंगे, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, क्योंकि जुडिशरी बहुत बात कर रहे हैं तो इनको रिमूव भी करने के कुछ ना कुछ प्रोसीजर तो होगी, वो भी हमने इन्हीं से ली, क्योंकि जुडिशरी यहीं से ली तो इनको रिमूवल की प्रोसीजर भी यहीं से लेंगे। साथ ही साथ एक वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, इनकी पोस्ट कहां से आई, यहां से आई, ठीक है। तो ये यूएस से लिए। फिर उसके बाद जर्मनी से हमने समझ लेना इमरजेंसी प्रोविजन लिए, ठीक। फिर साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट की प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, वो यहां से साउथ अफ्रीका से ली। हम लोग इसको ऐसे याद किए थे, सारे को बता देंगे। साउथ अफ्रीका का सुन लो कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है, क्रिकेट देखते हो कोई? देखा करो। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन उनको बोलते हैं चोकर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कैसे, जैसे सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, 5 वनडे सीरीज होनी है सपोज, जैसे अभी होने वाली है, ठीक है। पता चला उसमें साउथ अफ्रीका इतना अच्छा खेले कि इंडिया को क्लीन स्वीप कर दे, 5-0 से हरा दे। लेकिन जब यही साउथ अफ्रीका कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आती है, इंटरनेशनल मतलब आईसीसी कराती है जो, ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, 50-50 वर्ल्ड कप हो गया, या 2020 वर्ल्ड कप हो गया, या अभी आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड कप शुरू हुआ, चैंपियनशिप शुरू हुई, तो जब कभी भी साउथ अफ्रीका यहां पर आती है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए, तो पता चले इतने गंदे तरीके से हारती है कि किसी को लगता ही नहीं है कि यार ये वही साउथ अफ्रीका है जिसने इतना गंदा इंडिया को पीटा था, फिर उल्टा पीटती है, इसलिए उनको चोकर्स बोलते हैं। साउथ अफ्रीका के सबसे फेमस प्लेयर है अपने जैक कैलिस थे, अभी फाफ डु प्लेसिस, वो जो चेन्नई के साथ खेलते हैं, ओपनर बैट्समैन एबी डिविलियर्स, ये सारे वहीं के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं वहां के। डेल स्टेन इतना शानदार बॉलर, मार्कल, ये सब वहां कर हैं, वहां के इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जब वो ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने आते हैं ना, तो सबसे पहले कोई टीम बाहर होती है तो साउथ अफ्रीका बाहर होती है, इसलिए उनको चोकर्स बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे बोले थे कि यार ऐसे याद किए कि यार ये क्रिकेट खेलते हैं, इनको अब क्या करने की जरूरत है, अमेंड करने की जरूरत है खुद की, कि यार ये जो खराब हो जाते हैं ना, ये मेन टूर्नामेंट में आके जाके फिर भी निकल जाते हैं, तो इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है अपनी प्रोसीजर को। इसलिए याद है कि यार अभी तक की यार अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो हमने कहां से ली है, तो साउथ अफ्रीका से, क्योंकि उनको जरूरत है कि वो अपनी खुद की जो खेलते हैं ना क्रिकेट, उसको अमेंड करें, मतलब उसमें सुधार करने की जरूरत है, इसलिए हमने साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट की प्रोसीजर वहां से ली है। ऐसे याद करा देंगे सारा कुछ, चिंता नहीं करना है ना, ठीक है। फ्रांस से तो रिपब्लिक बचता रहता है अपना, नहीं तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशन हुआ था वहां से अपन ने ले लिया था सीधा, है ना, इसका बहुत इंपैक्ट पड़ा था, इसलिए हमने ये सारी चीजें जो ना, रिपब्लिक होगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी और फ्रेटर्निटी मिलेगी। लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू कहां पर है? लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू सुना है? कहां है? हाँ, जा जिसको जो पता है बता दो, कौन सा कोई बताओ मेगा? पेरिस। आयुषी कहाँ है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी?
यूएस अपना, हाँ यूएस में ही है, न्यूयॉर्क सिटी में। वो ऐसे नहीं एक मसाल टाइप का लेके खड़ी रहती लेडी है ना, लेकिन वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस ने गिफ्ट की थी उनको, है ना, क्योंकि जब अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ था ना तो फ्रांस ने उनकी बहुत हेल्प करी थी उनको, है ना। ब्रिटेन की कॉलोनी थी यूएस भी, तो जब ये लड़ रहे थे अपनी फाइट कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए, तो फ्रांस ने इनकी बहुत हेल्प करी थी, इनके बहुत सारे आर्म्स दिए थे, एम्यूनिशंस दिए थे, अपने फोर्सेस भेजी थी लड़ने के लिए, और उसी के रिस्पेक्ट में और फ्रांस ने इनको एक लिबर्टी वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ना जो लगी हुई है वो फ्रांस ने ही दिया था इनको। लेकिन अभी सोचो जो इतने टाइम से एक दूसरे के इतने अच्छे मित्र थे, अभी एक दूसरे के मतलब क्या हुआ था कि छोटी सी काम वो है, अभी जस्ट अभी एक डील होनी थी, सबमरीन डील ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की, वो लगभग 60-70 बिलियन डॉलर की डील होनी थी, बहुत बड़ी डील थी। तो हाँ, तो फ्रांस ने लिटरली ऐसा बोला कि यार इन्हें बैक स्टेप किया है हमें, मतलब उसने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डील तोड़ के ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ डील कर ली। और अमेरिका, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो तो एटलीस्ट आप मुझसे पूछ तो लो, एक बार डील कर लो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताओ तो कि यार ये ऑस्ट्रेलिया मेरे को ऑफर कर रहा है ऐसा, तो बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं, एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन आपने बिना मुझे इन्फॉर्म करे आपने उनके साथ डील कर ली, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? और वो भी तब जब आपकी इंडिपेंडेंस के लिए हम लड़े, सब करा हमने, उसके बाद आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, और हम तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेंड। तो ये इशू रहा इनका, है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा आ गया था। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन हमने कहा लिए थे, फ्रांस से लिए, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो हम देख चुके थे। अब जल्दी से देख लो एक बार पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 22 जितने बड़े बड़े अपन को दिख रहे हैं ना जो पढ़ने, इन्हीं में पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। ठीक है, चाहे अपन वो पीआई हो, ओसीआई, वो अपन सिटीजनशिप में देखेंगे। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये यूनियन का क्या मीनिंग है, यहाँ फेडरेशन एंड इट्स टेरिटरी क्यों नहीं लिखा? ठीक है, ये देखना। तो सबसे पहले पार्ट 1, हाँ देखो, अरे हाँ, सबसे पहले पार्ट्स याद रखना है। कितने पार्ट हैं टोटल? 22। ठीक है, और आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे 460 आपको पता है। ठीक है, तो जैसे वो पूछेगा एग्जाम में कि यार फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस पार्ट में है, तो पार्ट 1 में ही दिया है। अब ये तो सबको याद रहता है कि पहला पार्ट तो याद ही रहेगा कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दिया है पार्ट 1 में। वो ये पूछ लेगा पार्ट 1 में कितने, कहां से कहां तक आर्टिकल्स हैं, तो 1 से लेके 4 तक, 1 to 4। ठीक है, 1 to 4 आर्टिकल किस पार्ट है? पार्ट 1 में। और पार्ट 1 का नाम क्या है चैप्टर का? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये यूनियन का मीनिंग क्या है, इंडिया दिया है, भारत दिया है, इंडिया का नाम क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कल की क्लास में रहेगी वो सारा कुछ, है ना, वो भी अच्छा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से शुरू हो गया समझना। पहले प्रीएम्बल देखेंगे एक बार, प्रीएम्बल क्या है ना, प्रीएम्बल के बाद इसको शुरू करेंगे। ठीक, तो कल अपन कोशिश करेंगे प्रीएम्बल, क्योंकि उसमें भी कुछ वर्ड्स आते हैं, फ्रेटर्निटी आती है ना, सोशलिस्टिक आता है, रिपब्लिक आता है, इनका मीनिंग कल डिटेल में देखेंगे। और मैं नोट्स ही दे दूंगा सीधे, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करना है, या प्रिंटेड चाहिए, कैसे चाहिए? नोट डाउन कर लेना है ना, क्योंकि भागने की जरूरत तो है नहीं अपन को, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो नोट डाउन ही कर लेना है। आते हैं प्रीएम्बल में आते, कई बार पूछ लिया प्रीएम्बल से क्वेश्चन डायरेक्ट कि यार इनमें से कौन सा वर्ड प्रीएम्बल में नहीं है, तो प्रीएम्बल भी इनफैक्ट याद करनी पड़ेगी। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी राइट्स टू रिजॉल्व फलाना ढिकाना, वो सब करना पड़ेगा याद। ठीक है, ठीक, तो ये ऐसी वाली जो चीजें ना जिनको आपको रटनी पड़ेगा, आप कोशिश किया करो कि लास्ट ही में देखो, बट जो समझने वाली चीजें उनको समझ लो। ठीक है, तो आर्टिकल पार्ट फर्स्ट क्या है अपना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, पार्ट सेकंड आ जाएगा सिटीजनशिप, इनको याद करा दूंगा मैं, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो पार्ट सेकंड अभी तो देख लो बस, सिटीजनशिप है, कहां से है, तो 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 से लेकर के 11 नंबर तक। ठीक है, फिर थर्ड आता है फंडामेंटल राइट्स, कहां से कहां तक है, 12 से 35 आर्टिकल चलेंगे। ठीक है, फिर डीपीएसपी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, 36 से 51 तक चलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। अब ये अपन जैसे अपन सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो अपन अपने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो अपन यही डिस्कस करेंगे कि यार हमने कहां से ली, ब्रिटेन से लिए। अब जब इतने सारे आर्टिकल इसके देखेंगे तो हमें याद नहीं हो जाएगा कि हमने सिटीजनशिप कहां से ली। ऐसी सिमिलरली जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो हम देखेंगे यूएस से लिए, तो हम इतनी बार डिस्कस करेंगे इनको कि हमें रट जाएगा कि यार फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए। तो याद करने के इसलिए मैं बोला कि एक बार बस देख लो, लोड लेने की जरूरत नहीं, खुद याद हो जाएगी चीजें। ठीक है ना। सिमिलरली अब यहां तक ड्यूटीज देख ली, 51A में ही कर दिया इसको। ठीक, फिर इसके साथ साथ आ जाता है पार्ट 5 यूनियन। ठीक है, पार्ट 6 स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन कहां से 52 से लेकर 51 तक, ये यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, फिर 10 स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर 152 से लेकर 237 तक, ये पार्ट 6 में है। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। ऐसा क्यों करा गया है, तो ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि अपन ने कैबिनेट मिशन में देखा था, हमारी कंट्रीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, हमने ABCD ग्रुपिंग में कर दी थी।
तो इसमें ग्रुप वाला सिस्टम था। अब हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो ग्रुपिंग की तो हमें जरूरत थी नहीं। इसके साथ साथ जब ये एक्ट आया था ना 1956, तो इसके पहले हमने एक कमीशन कैबिनेट में हुआ था, कैबिनेट मिशन में हुआ था। तो जब ये एक्ट मतलब जब इसको अपन ने अमेंड किया ना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में इसको रिपील किया, तो इसको इसलिए भी रिपील किया क्योंकि ग्रुपिंग की अब जरूरत नहीं थी। सेकंड, एक कमीशन रिफॉर्म मतलब फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने उस टाइम की, जवाहरलाल नेहरू ने, उनने एक कमीशन रिफॉर्म मतलब फॉर्म किया था, उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी चेयरमैन की थी फजल अली आयोग, मतलब थे उसके चेयरमैन थे फजल अली जी, ठीक है, फजल अली थे। क्यों हुआ था वो कल की अपन क्लास में देखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है, क्या हो रहा था, कैसा चल रहा था उस टाइम पे, क्यों हमने आज हम किस बेसिस पर हमारी जो है स्टेट बन रही है, ठीक है। तो फजल अली थे, उनने भी रिकमेंड किया कि इंडिया में आप इतनी ऐसे ABCD ग्रुप वाला काम नहीं चलेगा, अब एक काम करो ऐसे ऐसे मतलब आप लैंग्वेज के हिसाब से या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है स्टेट्स को डिवाइड करो, और उसके बेसिस पर 14 स्टेट 5 UTs जो है ऐसे बना दी गई, ठीक है। तो उनने भी रिकमेंड करा, और क्योंकि वो ग्रुपिंग भी खत्म करनी थी, इसलिए जो 7th पार्ट में पहले हमने उनको रखा था, इनको क्या वो ABCD ग्रुपिंग को, इसलिए हमने अब वो रह नहीं गई, इसलिए इसको खत्म ही कर दिया। तो 7 वाला इसलिए रिपील कर दिया है ना, या डिलीट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा अपन ने कि पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कोई फिर सिटीजन आ जाएंगे उस यूनियन टेरिटरी में रहने के लिए, उन सिटीजन्स को कुछ राइट्स दोगे, ठीक है। अब राइट के साथ साथ उनके लिए कुछ काम करोगे, तो DPSP में यही है कि स्टेट्स कुछ वेलफेयर वाले काम करेगा इन लोगों के लिए, ठीक है। फिर कुछ, अब भाई स्टेट तो अपना काम कर रहा है कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगे, यहां तक एक पार्ट हो गया समझ लेना, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी वाला हो गया 4A। अब पार्ट 5 से क्या आ गया, यूनियन आ गई। अब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, कहां से, आर्टिकल 52 से फिर 151 तक। इसमें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या बोलते हैं अपना कैग, CAG सब देखेंगे, मतलब कैग वही है ना, AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, ये सारा कुछ अपन इसमें देखेंगे, वो यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट आते हैं, ठीक है। तो ये 52 से लेके 151 तक रहेंगे, ठीक है। तो ये यूनियन के हो गए। ऐसे स्टेट में देखेंगे कि स्टेट में भी होंगे, होते ही हैं, जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल होते हैं, यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया तो नहीं होंगे, स्टेट मध्य प्रदेश होंगे, है ना, ऐसे मध्य प्रदेश के CM होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर तो होंगे नहीं मध्य प्रदेश के, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो मध्य प्रदेश में भी होगी। तो ये ऐसी चीजें ये भी देखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखेंगे, तो ये वाले आर्टिकल चलेंगे 152 से लेकर 237 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट में हो गए अपने, पार्ट कहाँ गए, हाँ 6 वाले यहां तक हो गए, 7 तो रिपीट कर दिया। फिर ये आ गई टेरिटरीज, 239 यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ा हो गया यूनियन, उससे छोटी हो गई स्टेट, उससे छोटा हो गया UT, है ना। ऐसे सीक्वेंस में भी याद हो जाएंगी चीजें, और नहीं होगी तो कल मैं ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से तो याद ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वही है ना, 2-3 बार अपन खुद देख लो ना, तो फिर भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वो ट्रिक्स भी काम आती है जब हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो अपन दोनों तरीके से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब यूनियन टेरिटरीज कहां से कहां तक है, आर्टिकल 239 से लेकर 242 पर। इसी में अपन दिल्ली को देखेंगे, इसी में पुदुचेरी को देखेंगे, इसी में अंडमान निकोबार, इसी में दादर नागर हवेली, किस वाले आर्टिकल में किसके लिए प्रोविजन करे गए हैं, ठीक है, वो यहाँ देखेंगे। सिमिलरली फिर आ जाएंगे अपन, यहाँ खत्म हो गए, अब आ गई पंचायत पर। पंचायत मत बचाओ, 243 से लेकर 240 ये 30 नहीं है, ओ है नहीं बोलो, ये आर्टिकल तो सब बोल रहे थे 460, यहीं पे कितने ज्यादा पहुंच गए, तो ओ है ये, ओ माय गॉड, हाँ लेकिन 243 से 3 ओ, इसमें 243 है, हाँ 243, फिर 243A, 243B, 243C से लेकर 243O तक रहेगा। पार्ट 9 पंचायत, ठीक है, ये आर्टिकल्स यहां से यहां तक रहेंगे। फिर पार्ट 9A, ये इसमें म्यूनिसिपैलिटीज दी गई हैं। अब ये यहां ओ से शुरू हो गई, तो 243P के बाद P आता है, P से लेकर ZG तक, जेठ जी नहीं है ये तो जेठ जी समझ लो, ये ZG, ठीक है, जेठ जी, ठीक है, हाँ। तो ये यहां तक रहेंगे। फिर उसके बाद B आ गया, पार्ट B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या है, किस अमेंडमेंट से हुई, क्या हुई, सब पूरा देखेंगे, लेकिन एक बार एटलीस्ट देख लो आप लोग, है ना। तो ये आर्टिकल है 243ZS से लेके ZT तक। फिर यहाँ पर इनका ये 243 वाला खत्म हो जाएगा काम। पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। फिर आ जाते हैं अपन शेड्यूल एरिया के बारे में बात करेंगे ना। तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 एक ही में, 244 से लेकर 44A, ठीक है। फिर उसके बाद सबकी बात कर ली, अब अपन स्टेट और यूनियन की बात करेंगे। तो वी आर रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, आर्टिकल 245 से लेकर के चलते हैं हमारे 263 तक, ठीक है। फिर सिमिलरली आ जाएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसमें यही फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे अपन, और जो भी अपन टैक्स वैक्स लगाते हैं ना, सारी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, टैक्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से, वो सारी इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसमें, पार्ट 12। फिर पार्ट 13 ट्रेड होगा, इंटर ट्रेड चलेगा, कॉमर्स होगा, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
उसके बीच में जो ट्रेड चलेगा उससे रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में किए गए तो 301 से लेकर 307 तक। ये दो आर्टिकल प्री के मतलब पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के मतलब पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रहो, नहीं रहो तो भी चल जाएगा, लेकिन अपन को ये भी याद हो जाएंगे ना, तो कुछ वो नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ये पार्ट 14 जिसकी हम प्रिपरेशन करने आए हैं ना, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसमें है, इसमें पूछता है कि यूपीएससी सीधे पूछेगा कि यूपीएससी किस पार्ट में हमारे इतना बेसिक यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है। इनफैक्ट ये यूपीएससी ने तक खुद पूछा है पेपर में, तो हमें ये नहीं याद आता कि 14 में था कि 13 में था कि 15 में था कि 16 में था, ऑप्शंस ऐसे रहते हैं। तो है ना, पार्ट 14 में दिया गया क्या, यूपीएससी सर्विसेज के बारे में दिया गया 14, और ये आर्टिकल चलते हैं 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। फिर एक नया पार्ट इसमें 14 जोड़ा हमने, क्यों जोड़ा वो सब बताएंगे, ट्रिब्यूनल्स जोड़ दिए उसमें, ठीक है, कि इनके बीच में जो कभी डिस्प्यूट्स होंगे तो चाहे कि यार ये नहीं कि ऐसा ना हो कि यार ये सर्विस के लोग फिर कोर्ट में भागते फिरे, तो इनके लिए एक सेपरेट अपने ट्रिब्यूनल्स बना दिए, वहां पे जाके आप अपना डिस्प्यूट क्लियर करो, और वहां से जाते हो तो उस पर अगर लगे तब आगे जाओ, तो वहीं क्लियर हो जाएगा। इसके लिए अपन ने एक नया पार्ट जोड़ दिया है ना 14A, इसमें क्या ट्रिब्यूनल्स ऐड करें, आर्टिकल बस एक 223A और 223B जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक। हो रहा है याद, बिल्कुल हो जाए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बस लेकिन एटलीस्ट इतना समझते चलें कि अपन को ये सब देखना है, कि अपन ये सारी चीजें देखेंगे, सर्विसेज देखेंगे, ट्रिब्यूनल्स देखेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे इलेक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 15 है ना, 15 में, पार्ट 15 में कहां से कहां तक है, आर्टिकल 324 से लेकर के 29A तक, ठीक है। ये है, इस एग्जाम में बस यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता कि यार ये इलेक्शन जो है वो कहां से किस आर्टिकल से कहां तक है, तो हमें वो भी नहीं याद रहते हैं, है ना। फिर ऐसे आ जाएंगे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, इसमें हम देखेंगे जो रिजर्वेशन देते हैं ना अपन SC ST कम्युनिटी के लिए, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटीज के लिए, स्टेट लेवल में किस आर्टिकल से देते हैं और सेंट्रल लेवल में किस आर्टिकल से देते हैं। जैसे लोकसभा में अगर SC ST को रिजर्वेशन देना है तो आर्टिकल 330 से दे दिया, ठीक है। अब ये सेंट्रल लेवल पे दे दिया, अब मान लो अपने स्टेट लेवल पर देना है तो एक आर्टिकल बाद मान लो 331 से दे दिया, तो वो अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए आप इसको अलग भी नहीं कर सकते। और अपन ने बताया था ना कि एक जस्ट सोसाइटी की बात कर रहे थे बनाने की, तो भाई सबको साथ लेके चलना है, तो अगर इनको रिजर्वेशन नहीं देंगे तो पीछे छूट जाएंगे ये, तो उनको साथ में लेके चलने के लिए ऑफिशियली मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हमने उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, वो इन्हीं आर्टिकल में किया है ना 330 से लेकर के ये 42 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हम इसमें हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या बातें बोली गई हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 आर्टिकल चलेगा 343 से लेकर 51 तक, है। नहीं याद हो रही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लो, थोड़ी सी बोरिंग क्योंकि ऐसे बताना है ही, जब तक अपन उसको अंदर से नहीं पढ़ेंगे ना, जैसे कल पहला पार्ट पढ़ेंगे देखना आपको चारों के चारों आर्टिकल याद हो जाएंगे, पार्ट भी याद हो जाएगा, उससे रिलेटेड सारी चीजें भी, और मजा भी आएगा। बट अभी क्योंकि सिर्फ एक बार देख रहे हैं इनको तो थोड़ा सा बोरिंग ही लगता है, ठीक है। तो ये हो गए भैया, जैसे फिर उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज 17, 18 में आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, कैसे याद करना अपन सब बता देंगे, सारी चीजें आपको याद होंगी ना। इसके लिए सिर्फ इमरजेंसी के लिए 352 से लेकर 60 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। फिर मिसलेनियस आ जाता है 361 से लेकर 67 तक। फिर ये पार्ट 20 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर सुनते रहते होगे, आर्टिकल 368 यही तो है हमारा अमेंडमेंट वाला, है ना, ये यहां से आ गया। फिर ये सबसे और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 21, इसमें आ जाता है, देखो क्लियर लिखा है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसमें लिखा आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। तो जो आर्टिकल 370 अभी बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने हटाया ना, वो इसी में था, क्योंकि टेम्पररी था। क्लियर यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है, तो इसको हटा सकते हैं। अगर यहाँ परमानेंट लिखा होता तो फिर नहीं हटना था वो, इसलिए गवर्नमेंट उसको हटा पाई, और इसलिए जम्मू कश्मीर अब इंटीग्रली मतलब कंप्लीट पार्ट हो गया इंडिया का, अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहीं से करा गया। तो आर्टिकल 370 पूछेगा किस पार्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 21 में था, ठीक है। तो इसको याद रखना क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर का इशू हमें सॉल्व करना था, इसलिए हमने कर लिया। तो इसलिए वो कौन से पार्ट का था, 21 पार्ट का था। ऐसे करके याद कर लेना, है ना। 21st सेंचुरी के लोग हैं और हम ऐसा तो नहीं हमारे जम्मू कश्मीर को हाथ से चले जाने दें, इसलिए हमने 21 पार्ट में उसको रखा था, ठीक है, टेम्पररी प्रोविजन के रूप में। फिर आता है लास्ट पार्ट, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, और ये सब सारे अथॉरिटेटिव टैक्स, हिंदी फलाना ठिकाना, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसे नंबर में अगर अपन इनको जोड़े, मतलब जो आ रहे हैं ये तो 22 आ रहे हैं, अपन ने लिखा भी यही था कि 22 मतलब 22 पार्ट्स ही हैं, बट अगर आप इनको काउंट करो शुरू से, देखो काउंट करें, अब जादू देखना। 1 पार्ट 1 तो है ही, 2 में 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7, और ये तो चलो हट गया है ना। फिर यहां से 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16
16 हो गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, काउंटिंग में 25 हो गए। क्योंकि हमने शक्तिमान के साथ साथ गंगाधर को भी जोड़ा है। तो अगर कोई पूछे कभी कंफ्यूज, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी कोई बोले कि यार 22 पार्ट्स नहीं है 25 है, तो ये नहीं कहना कि हम गलत पढ़ा दिए। समझ गए ना कि तुम ज्यादा पढ़ लिए हो, तुम उसको भी इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। नहीं करोगे तो हम 22 कर देंगे। जैसे बोलते हैं ना कि आपके फिंगर, हाथ में कितने फिंगर्स हैं टोटल? अब 11 कर दूं? कर लेते हैं ना, करो करो ना। देखो मैं करता हूँ, 10 है 10 है 10 है, नहीं होंगे 10 है, सुनो तो, अरे नहीं ना, 10, 9, 8, 7, 6 और 5 हो गए 11। अब क्या हुए, क्या नहीं हुए ना? वैसे ये है वो 22 ही, लेकिन अगर कोई अपना ये जबरदस्ती उल्टा करके गिनाने लगे कि 9A 9B को भी मैं जोड़ूंगा तो वो फिर 25 हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। तो जब भी लिखो ना वहां पे, तो वहां स्लैश करके 25 भी लिख लेना और समझ जाना कि 25 कैसे हैं, है ना। नहीं वहां पे मेरे को तुरंत याद करने लगोगी 3 दिन में पार्ट में से क्यों छुपा के रखे। ये लगता है कोई सीक्रेट छुपा लिया है सर ने, ठीक है, तो वो नहीं करा, है ना। अब देखो थोड़े से शेड्यूल्स और हैं, जल्दी आज ही कराएंगे शेड्यूल। चलो अच्छा कल देख लेंगे, ठीक है।